शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट या टेट, यानी कि अगर आपको ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम देना है, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। पेपर 2 में ज़रूर साइंस वालों को ही गणित का पेपर देना है, लेकिन पेपर 1 में गणित का पेपर देना सभी के लिए अनिवार्य है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट यू हैव बेसिक नॉलेज अबाउट मैथमेटिक्स. So learners, welcome to my channel all about education, and today we shall study important points which are usually asked in teacher eligibility test, that is the number system. तो आज हम जानेंगे संख्या पद्धति के बारे में। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैंने बताया है कि संख्या पद्धति जो है वो बेसिकली दो तरह की होती है। एक है हिंदू एरोबिक और दूसरी है रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा हम लोग प्रयोग में नहीं लाते हैं। जो ज़्यादातर हम प्रयोग में लाते हैं वो है हिंदू अरेबिक सिस्टम। तो हिंदू अरेबिक सिस्टम में हम कुछ अंकों की बात करते हैं, जिसको 0 से 9 तक अगर हम बात करें, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनको हम कहते हैं अंक, और इन्हीं को मिला कर हम विभिन्न संख्याएं या नंबर्स बनाते। वी कंबाइन 0 to 9 डिजिट्स टू मेक डिफरेंट नंबर्स। कई हम संख्याएं बना पाते हैं, और कोई भी 0 से 9 का कोई भी आप अंक ले लीजिए और संख्याएं बनाते हैं। और जब हम इन संख्याओं को अल्फ़ाबेट्स के द्वारा, यानी कि लेटर्स के द्वारा हम उनको संबोधित करते हैं, अल्फ़ाबेट्स के द्वारा ABCD, XL, D, इन सब से जब संबोधित करते हैं तो उसको हम रोमन नंबर कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया है, 1 को कैसे 1 से शो करते हैं, 2 को कैसे शो करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि किस तरह से, और इसका चार्ट मैंने लास्ट में दे रखा है, तो आप लर्नर्स उसको ज़रूर देखें। अब हम आते हैं नंबर यानी कि संख्याओं के बारे में बात करेंगे। संख्याएं बेसिकली अगर हम इनको क्लासिफाई करें, वर्गीकृत करें, तो दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक, और दूसरी होती हैं रियल। तो जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं वो बहुत कम हमें देखने को मिलती हैं। वहीं हम अगर रियल की बात करें, जिसको हम लोग वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, वो अक्सर हम लोग गणित में प्रयोग करते हैं। और वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, रैशनल एंड इरैशनल। रैशनल संख्याएं यानी कि परिमेय संख्याएं, और इरैशनल संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर फिर से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो प्रकारों में। एक होती है आपके इंटीजर को हम कहते हैं पूर्णांक, और दूसरे होते हैं फ्रैक्शन, जिसको हम कहते हैं भिन्न संख्याएं। जो इंटीजर होते हैं या पूर्णांक होते हैं, ये आप दो प्रकार के देखेंगे। एक तो ऋणात्मक देखेंगे, आप नेगेटिव नंबर देखेंगे, और दूसरे हम देखेंगे होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं फिर से दो प्रकार की होती हैं। एक होती है पॉजिटिव नंबर और दूसरी होते हैं नेचुरल नंबर। पॉजिटिव नंबर आपके होते हैं जिसको हम कहते हैं धनात्मक संख्याएं, उनको हम पॉजिटिव नंबर कहते हैं, और दूसरे होते हैं नेचुरल नंबर, जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो ये तो हो गए हमारा वर्गीकरण संख्याओं का, जो आपको मैं आगे और आसानी से समझाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वो हैं जो हम एक रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं। एक संख्या रेखा मैंने आपके समक्ष बना रखी है, अगर आप देख रहे हो तो ये संख्या रेखा में हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। आप देख रहे हैं, जब हम इन संख्याओं को इस रेखा में, जैसे कि 0 हम दर्शा सकते हैं, आधा 1/2 हम दर्शा सकते हैं, 0.1 दर्शा सकते हैं, 3 की संख्या दर्शा सकते हैं, 2 की, -1 की भी हम दर्शा सकते हैं, -2 की भी दर्शा सकते हैं, -1/2 की भी। जैसे -1/2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से हम इन संख्याओं को जब हम रेखा में दर्शा सकते हैं तो उनको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब हम बात करेंगे इमेजिनरी नंबर्स यानी कि काल्पनिक संख्याओं का। काल्पनिक संख्याओं को हम इस जो नंबर लाइन मैंने बताया था उसमें हम नहीं दर्शा सकते, उसको हम उस रेखा में नहीं दर्शा सकते, इसीलिए इनको काल्पनिक कहते हैं, क्योंकि हम दर्शा नहीं सकते। इसके उदाहरण मैंने आपके समक्ष रखे हुए, 3a + 2
या 6-y या 4x-2, ऐसे कई संख्याएं हैं जो काल्पनिक हम मान सकते हैं। उसके बाद आती हैं परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं। लेकिन लर्नर्स ये ज़रूर ध्यान में रखें कि Q जो है वो कभी भी शून्य के बराबर नहीं होता। Q इज़ नेवर इक्वल टू 0। तो जब कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा तो हमको कोई ना कोई संख्या मिलेगी और उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। वो रियल नंबर्स होते हैं, जैसे कि मैंने उदाहरण के तौर पे आपको दिया 1, 0, 4, 3/2, 2/5 एट्सेट्रा। दूसरे जो होते हैं हमारे इरैशनल नंबर्स, जिसको हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, इनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में। और ये ऐसे वास्तविक संख्याएं होती हैं जो परिमेय संख्याएं नहीं होती। तो वो जो परिमेय संख्या नहीं है, ऑब्वियस ही बात है कि वो अपरिमेय संख्याएं होंगी, जैसे कि दर्शा रखा है मैंने √7, √7 या 4 + √2, ये सारी आपकी अपरिमेय संख्या है। उसके बाद आता है भिन्न, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस जो होता है वो कोई भी पूर्ण का भाग होता है। कोई भी पूर्णता आपने लिया, मान लीजिए एक संख्या ली, तो एक संख्या को जब हम आधा कर देते तो वो बन जाती 1/2, या हम उसका 4 भाग कर देते तो वो बन जाता है 1/4, यानी कि P/Q के रूप में दर्शाते हैं, जहाँ पे P व Q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। यानी कि होल नंबर भी हो सकते हैं, पूर्ण संख्याएं भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकते हैं वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, माइनस भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, एक पूर्णांक के रूप में भी हो सकते हैं, पूर्ण संख्या के रूप में भी हो सकते हैं, जैसे कि उदाहरण दिया हुआ 1/2, -2/3, 4/3, ये सब आपके भिन्न के रूप है। उसके बाद हम आते हैं इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्याएं। जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं उनको जब हम P/Q के रूप में दर्शाते हैं, जहां Q बराबर 1 होता है, तो जब Q बराबर 1 होगा तो सब P ही बन जाएंगे, तो ये आपके इंटीजर कहलाते हैं। इंटीजर में आप माइनस की संख्या भी ले सकते हैं, प्लस की संख्या भी ले सकते हैं, शून्य भी ले सकते हैं। तो आपके सामने मैंने उदाहरण रखा हुआ है। अब आते हैं जो मैंने बताया, इंटीजर या पूर्णांक जो होते हैं दो रूप में हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव होंगे यानी कि धनात्मक, या नेगेटिव होंगे यानी कि ऋणात्मक। जो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती है वो हमेशा शून्य से ज़्यादा होती हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, जहाँ तक आप ले जा सके, इन्फिनिटी यानी कि आप अनंत तक ले जा सकते हैं। वहीं ऋणात्मक जो आपके पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो हमेशा शून्य से कम होती हैं, इसीलिए वो ऋणात्मक है, माइनस में लिखी जाती हैं। और माइनस में आप कोई भी संख्या लिख लीजिए अनंत तक। उसके बाद आपकी आती हैं प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 से शुरू होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लर्नर्स, इसको ज़रूर याद करें। और वहीं पे होल नंबर्स जो होते हैं, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, वो हमेशा 0 से शुरू होती हैं। तो अक्सर प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं में अंतर यही है कि प्राकृतिक 1 से और 0 से शुरू होने वाले पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो एक कहावत भी है जो अक्सर प्रश्न के रूप में आ जाती है कि सारे प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा लर्नर्स। अब हम आते हैं, ये प्रश्न किसी भी तरीके से आ सकता है कि अगर हम आपको कहें कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, अगर आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं, जैसे ये संख्याएं दी गई हैं, इससे आपको सबसे बड़ी 5 नंबर की संख्या, 5 अंकों वाली संख्या, और सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या बनानी है। ठीक है लर्नर्स, तो अब सबसे बड़ी आपको जब बनानी है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको घटते हुए क्रम में बनानी है। तो आप देख रहे होंगे सबसे बड़ा 8 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0। तो 8, 3, 2, 1, 0 आपकी सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब आपको स्मॉलेस्ट बनानी है, तो देखिए मैंने आपके समक्ष स्मॉलेस्ट बनाई है। सबसे छोटी संख्या 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर उससे बड़ी 3 है, उससे बड़ी 8 है। तो बढ़ते हुए क्रम में बनानी है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें ये 0 आगे आ गया है। इससे क्या हो गया कि ये संख्या 5 अंकों की ना होकर 4 अंकों की हुई है।
तो इसलिए मैंने इसको गलत ठहरा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम शून्य को शिफ्ट कर देंगे एक के बाद, और सबसे छोटी संख्या जो 5 अंकों वाली है वो हमारी बन जाएगी 10238, और ये बढ़ते क्रम में ही है, आप देख रहे होंगे। तो इस प्रकार से आप 6 डिजिट की, 7 अंकों की, 8 अंकों की, जैसा आपको प्रश्न दिया गया है आप उसको कर सकते हैं। अब हम आते हैं प्लेस वैल्यू में। प्लेस वैल्यू का अर्थ होता है स्थानीय मान। अगर हमको किसी चीज का स्थानीय मान निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने दिखा रखा है कि जो हम आप अपनी तरफ से देख सकते हैं, आप अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जाइए तो सबसे पहली जो संख्या होती है वो होती है इकाई, फिर होती है दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। इस तरह से ये संख्याएं चलती हैं। तो अगर आप इस संख्या को जो मैं आपके समक्ष प्रश्न के रूप में रखी गई है तो आप देख सकते हैं कि ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है और ये 10,000 है। तो अब ये चूंकि 4 है तो ये 10 × 4 हो जाएगा, यानी कि 40,000। 40,000 में आपका जुड़ा है 6,000, 580 और 9, ये जुड़ा है, तब जाके ये संख्या बनी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 5 का स्थानीय मान, इस नंबर में 5 का स्थानीय मान क्या है, सिंपल सी बात है लर्नर्स, जहां पे 5 है उसके आगे आप लोग क्या करेंगे, शून्य लगा देंगे, और 5 तो ऑलरेडी है तो स्थानीय मान क्या हो जाएगा इसका, 500। उसी प्रकार से अगर हम 600 का पूछेंगे तो ये 6 है और इसके आगे हम क्या लगा देंगे, शून्य लगा देंगे, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6,000। तो ये हो गया स्थानीय मान निकालना। अगर आपको प्रश्न आता है कि मान लीजिए यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है कि जो 3 है इसके स्थानीय मान को गुणा करिए, गुणात्मक योग निकालिए, तो सिंपल सा तरीका है, अगर आप इस वाले 3 को देखें तो आपका हो जाएगा 0 0 0 0, 4 शून्य लग जाएंगे, तो आप देख रहे होंगे 30,000 हो गया। अब आप दूसरे वाले 3 को देखिए, इसमें 2 शून्य लगेंगे तो ये 300 हो गया। अब इनका गुणात्मक मान कैसे होगा, 30,000 × 300, और ये आपका हो जाएगा, आप देख रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और उतने जीरो आपके हो जाएंगे। आपको जीरो कैसे, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दीजिए और 3 3 9 हो जाता है, तुरंत आपका गुणा हो जाता है। अब ठीक इसका विपरीत हम देखते हैं लर्नर्स, आप देखिए, आपको ये संख्या दी गई है, 10,000 को 2 से गुणा करना है, 4 को 1000 से गुणा करना है, 1 को 100 से करना है, 2 को 10 से करना है और 0 को 1 से करना है। एक बात लर्नर्स हमेशा याद रखिएगा, 0 को किसी से भी गुणा करेंगे तो 0 होता है, और 0 को किसी चीज से भी भाग देंगे तो 0 आएगा। तो जब हमने गुणा कर लिया तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये आया। गुणा करने के बाद हम इनको जोड़ेंगे, जोड़ने का तरीका मैंने आपको यहाँ पर दर्शा रखा है, आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने जोड़ा है, और जोड़ने के बाद आपका ये उत्तर आया है। तो ये संख्या आपकी आ गई। तो आपको स्थानीय मान निकालना भी आ गया, और किस प्रकार से आप स्थानीय मान दिया हुआ है तो आप संख्या निकाल सकते हैं। अब एक प्रश्न हमने दिया हुआ है यहाँ पे कि सबसे बड़ी 5 अंकों वाली संख्या बताइए। तो 5 अंकों वाली सबसे बड़ी हमेशा याद रखिएगा कि 9999 ही होती हैं। 6 अंकों वाली 999999 होगी। तो यहाँ पे चूंकि 5 अंकों वाली है तो हमने 5 अंकों वाली ये ले ली है। उसके बाद इसको कहा गया कि इसमें 1 अंक जोड़ दीजिए, तो 1 बिल्कुल इकाई से शुरू करिए जोड़ना, हमेशा याद रखिए लर्नर्स, इकाई से जोड़िए क्योंकि 1 इकाई है। और यहाँ पे हमको आप देख रहे होंगे 6 अंकों की संख्या प्राप्त हो गई है। ठीक है लर्नर्स, तो अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, वो है सम और विषम संख्याएं। इवन नंबर अगर आपसे पूछा जाए कि 32 से 40 के बीच में सम संख्याएं बताइए, बीच में पूछा गया है तो आप 32 और 40 को नहीं लेंगे। अगर 32 और 40 को मिला के कहा जाए तब लीजिए, तो आपकी हो जाती 34, 36 और 38। तो जितनी भी संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएं, 2 से, वो सब सम संख्याएं हैं। भाग हो जाएं 2 से, 2 से डिवाइड हो जाएं तो वो सम संख्याएं हैं। और विषम संख्याएं आपकी क्या हो जाती हैं 32 से 40 के बीच में, 37, 37, 39, 41।
तो ये हो गया सम और विषम के बारे में। अब आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो अंक होते हैं जो अभाज्य होते हैं, यानी कि वो सिर्फ एक से या अपने आप से भाग किए जा सकते हैं, इसलिए इनको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप देख सकते हैं 7 जो है वो किसी से भाग नहीं होता, एक और अपने के अलावा। 19, 41, इसी तरह से 37, ऐसे बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो स्वयं से या एक से विभाजित की जाती है, इसलिए इनको अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब हम लर्नर्स राउंडेड फॉर्म में आते हैं, किस तरह से हम राउंड अप कर सकते हैं, उनको पूर्ण एक संख्या के रूप में बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 78.5 को हम 79 भी लिख सकते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि आपके परसेंटेज कितने आए, तो लोगों के 78.7 आए हैं तो कहते हैं हमारे 79% आए हैं। ऐसा इसलिए है लर्नर्स कि जब भी 5 या 5 से ऊपर का अंक होता है दशमलव के बाद, तो हम उसको एक यहाँ पर जोड़ देते हैं और उसको हम लोग हटा देते हैं। तो वही हमने किया है, 78.5 को 9 कर दिया। वही आप इसमें देखिए 3 जो है 5 से कम है, तो हमने इसको 78 ही रखा है, यही मान्य होता है। इसी तरह से अब आप देखिए कि मैंने अगले क्वेश्चन में 34621 दिया है, इसको बिल्कुल समीपता सैकड़ा के नंबर तक लाना है। तो सैकड़ा के नंबर तक लाने के लिए हमने क्या किया है, यहां पर और यहां पर 0 लगा दिया है। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया। तो ये आपका नियरेस्ट 100 तक, सैकड़े तक लाना है, समीप तक। उसके बाद यहाँ पे हमने 1000 तक बताया, तो 1000 तक हमने क्या किया है, यहाँ और यहाँ और यहाँ 3 0 लगते हैं 1000 में, 1000 में, तो वहां पे हमने 0 लगा दिया और हमको ये संख्या मिल गई है। अब हम आते हैं सक्सेसर और प्रेडेसेसर, यानी कि अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। सक्सेसर माने बाद में, यानी कि 999 के बाद जस्ट बाद क्या आता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक जोड़ देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है लर्नर्स, एक हमेशा इकाई की जगह पे आपको रखना है। तो 9 और 1 0, 10 हो गया, यहाँ पे एक ले गए तो 10 हो गया, यहाँ पे एक ले गए तो आपका ये यहाँ पे आपने 9 1 10 0 किया और फिर आपका यहाँ पे एक गया, तो ये आपका इस तरह से हो गया। तो आप देख सकते हैं कि एक जोड़ा जाता है अगर आपको अनुवर्ती संख्या चाहिए, और अगर आपको पूर्ववर्ती संख्या चाहिए तो आपको उस संख्या से एक माइनस करना पड़ता है, इसमें एक जोड़ना पड़ता है और इसमें एक माइनस करना पड़ता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ नियम बताना चाहती हूँ लर्नर्स, बहुत ही अहम नियम है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर इस तरह से प्लस 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 है, तो आप चाहे ब्रैकेट कहीं भी लगे हों, आपके कोष्ठक कहीं भी लगे हों, यहां लगे हों चाहे यहां लगे हों, आपको आंसर वही मिलेगा। कैसे? 5 + 3 8, 8 + 2 10। उसी तरह से यहाँ पे आइए, 3 + 2 5 हो गए कोष्ठक के अंदर, और 5 10, ये सही हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज इसमें नियम, अगर दोनों गुणा के आपको चिन्ह मिल रहे हैं तो 5 × 15, 15 दूनी 30, और यहाँ पे आइए 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, तो ये भी सही है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आपकी यहाँ पर आती है। तो पहले अगर आप 5 + 3 × 2 हैं तो आप कोष्ठक ऐसे नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा। मैंने इसको सॉल्व करके भी दिखाया है, हल करके दिखाया है। 5 + 3 8 हो गए और × 2 16 हो गए। और यहीं आप आइए, हमेशा लर्नर्स पहले कोष्ठक को हल करने की कोशिश किया करिए, कोष्ठक के अंदर जो अंक होते हैं उनको हल करने की कोशिश करें। तो 3 दूनी 6 और 6 + 5 11। तो आप देख रहे हैं कि ये जो नियम है, ये नियम कभी भी लागू नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर जो इक्वल टू का साइन है इसको मैंने काट दिया है, यानी कि बराबर नहीं है। तो लर्नर्स ये नियम जरूर याद करके जाएं, बहुत ही अहम नियम है। उसके बाद जैसा मैंने आपसे कहा था, मैं आपको चार्ट दे रही हूं, इसमें रोमन नंबर के आप देख सकते हैं किस प्रकार से 1 से 10 तक तो आपको पता ही है, फिर ये 11 से 20 तक है, फिर ये 30 तक है, इसी तरह से 40, तो 40 के बाद हमने आप यहाँ देख रहे हैं 40 की संख्या को किस तरह से लिख सकते हैं, फिर 50, फिर 60, 70, 80, इसी तरह से 400, 500,
फिर इसी तरह से 1000 में आई है, 1500, ऐसे कुछ संख्याएं हमने आपको चार्ट के रूप में बताई हैं कि अंकों को हम किस प्रकार से रोमन भाषा में लिख सकते हैं। तो लर्नर्स, आपको आज समझ में आया होगा कि संख्या पद्धति क्या होती है, क्या मेन इसमें पॉइंट होते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें। मैं सीटेट की तैयारी आपको कराती रहूँगी। गणित में अक्सर बच्चों को दिक्कत आती है, तो प्लीज़ मेरा वीडियो देखते रहें और आगे सीखते रहें, समझते रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।